हेलो दोस्तों, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम किसी सब्जेक्ट के टॉपिक को डिटेल पढ़ने वाले नहीं हैं। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग सीडीएस और एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के 20 डेज ही बचे हैं, ऑलमोस्ट 20 डेज ही बचे हैं और मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ। और इस लास्ट फेजेस में क्या होता है, जब एक मंथ से भी कम होते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस आने लगता है, एंग्जाइटी आने लगती है और एक फीलिंग आती है गिव अप की। आप में से बहुत से लोगों में आ रही होगी और जिनमें भी आ रही है वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, गिव अप की, स्ट्रेस की, ये बहुत सी नेगेटिव फीलिंग आती है हमारे अंदर। ये तो मैं कुछ ही एग्जांपल बता रहा हूँ और इस फीलिंग के बावजूद हम तैयारी करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस वीडियो के थ्रू हम आपकी प्रिपरेशन जो अभी लगभग आपने एक मुकाम तक पहुंचा दी है, उसे एक राइट डायरेक्शन कि उसमें आगे और क्या करना चाहिए, उसे और कैसे मोर इफेक्टिव बनाना चाहिए। ठीक है, उसे और इफेक्टिव बनाना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आपके नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, इन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को देखेंगे। ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होने वाली है, आप लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए, मैंने सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर रखा है, सब चीजों को कि कैसी चीजें की जाए, पीवाईक्यू के समय नोट्स कैसे किया जाए, कैसे टाइम टेबल होना चाहिए। एक टेम्पलेट टाइम टेबल में आपको दूंगा इसमें इन 20 डेज का कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपके डे डे कैसा शुरू होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और जो लोग इसे लास्ट तक देखेंगे और जो लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, और जो लोग इस पे बिलीव करेंगे उनका 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, केवल सीडीएस एनडीए ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, इस जिंदगी की कोई भी लड़ाई हो, ठीक है, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे ही वो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ठीक है, जिनके आधार पर लड़ी जाती हैं। ऐसे ही 5 पिलर जो बहुत ही कॉमन है, मैंने उन्हें बताया है आपको, मैं उनको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले हार्डवर्क। तैयारी आपका हार्डवर्क मांगती है। ठीक है, आपको हार्डवर्क करते रहना है कि नहीं, लास्ट डेज आ गया है, आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही है तो आपको पढ़ाई अपनी कम कर देनी है, हार्डवर्क कम कर देना है। नहीं, आपको हार्डवर्क कम नहीं करना है, अपने हार्डवर्क को बनाए रखना है। ठीक है, आपको खुद मोटिवेट करना है, अंदर से मोटिवेशन लाना है। आपको ये सोचना है कि आपने ये तैयारी क्यों चालू करी है, किस लिए चालू करी है। जब भी आपको हार्डवर्क आपका कम होता दिखे, जब भी कम होता दिखे, आप क्या कीजिए, आप उस मोमेंट को याद कीजिए जब आपने डिसाइड किया था कि आप ऑफिसर बनेंगे, आप सीडीएस देंगे, आप ये करेंगे। उस मोमेंट को याद करिए, उस फीलिंग को वापस लाइए और वो फीलिंग आपको मोटिवेट करेगी। मोटिवेट किसी बाहर की वीडियो से नहीं आता है। मोटिवेट, इनर मोटिवेट बहुत लॉन्ग टर्म में काम करता है। इसलिए आपको वो मोटिवेट अंदर से लाना पड़ेगा। वो मोटिवेट आपको, जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं ना, उससे और हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो हार्डवर्क को ऐसे करते रहना है इस स्ट्रेस के समय में भी। एक चीज और ध्यान रखिए, हार्डवर्क का मतलब ये भी नहीं है कि आप बस मेहनत करते जा रहे हैं। भाई, मेहनत तो गोधा गधा भी करता है ना, मेहनत तो गधा भी करता है, खच्चर भी करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो राइट नहीं होती है ना, या प्रोडक्टिव तो नहीं होती है ना। लैक्स ऑफ स्टूडेंट पे पेपर देते हैं, लेकिन उनमें से क्यों कोई कुछ ही बच्चे पास होते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन सही होती है, राइट डायरेक्शन होती है उनकी। और मैं और ये अभ्यासक टीम आपको इसीलिए, अभ्यासक चैनल ही इसीलिए बना है कि वो स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन दे। समझ रहे हैं आप? राइट डायरेक्शन। हमारी अभी पॉलिटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इंग्लिश की सीरीज चल रही है, गैप में वीडियोस आ रही हैं, मैथ की चल रही है। उसमें हम आपको जो भी बता रहे हैं ना, वो एक राइट डायरेक्शन के बेसिस पे बता रहे हैं। हम पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही बता रहे हैं। हम कुछ भी आपको जार्गन नहीं बता रहे हैं कि आप ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। अभी आप क्लाउड्स की वीडियो देखेंगे जो अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, और जो इंग्लिश की अभी रिसेंटली पार्ट्स ऑफ स्पीच अपलोड हुई है, आपको उसमें पता चलेगा कि हमने बहुत कंसाइज वे में चीजों को डिलीवर किया है। पॉलिटी की देखेंगे, बहुत कंसाइज वे में डिलीवर किया है। वो चीजें राइट डायरेक्शन में है। हम आपको सब कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। कोई याद कोई 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 है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग वीडियो पीवाईक्यू की पूरी डाल दे रहे हैं। ठीक है, 100 पीवाईक्यू करा दे रहे हैं। भाई, 100 पीवाईक्यू आप अलग अलग टॉपिक करा रहे हो, एक टॉपिक को बच्चों को सही से बताओ तो।
एक टॉपिक लो, उसके सारे पीवाईक्यू खत्म कर दो। आप 100 पीवाईक्यू में पूरी बुक खत्म कर रहे हो भाई। मान लीजिए आपने एक टॉपिक खत्म कर दिया, उस पर सब्जेक्ट का एक टॉपिक खत्म कर दिया, अब उसी सब टॉपिक से दूसरे सब टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए जो आपने कवर नहीं किया, तो आप क्या करोगे भाई? हमारी जो वीडियोस है ना, वो इन सब चीजों को कंसाइडर करके बनाई गई हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप राइट डायरेक्शन चाहते हैं तो आप उन्हें फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, हार्डवर्क हो गया, और हार्डवर्क भी राइट डायरेक्शन में होना चाहिए और मोटिवेटेड होना चाहिए अगर आप स्ट्रेस और फीलिंग में हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क कैसे? देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब बहुत अलग होता है। कई लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब कि आप क्या करिए, आप हार्ड वर्क मत करिए, आप कहते नहीं है कि शॉर्टकट अपनाइए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट अपनाएं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप लॉजिकली काम करिए। मतलब कहने का ये है, लॉजिकली काम करिए कि जैसे मैंने कहा कि अ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लॉजिक लगाना है कि भाई वास्तव में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जाएंगे, पीवाईक्यूज उठाएंगे पर्टिकुलर ज्योग्राफी के, जहां पे पेपर में होता भी यही है, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक ही पन्ने में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इधर उधर हेफाजत नहीं मिलते हैं। खूबियां यही है पीवाईक्यू के, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, वहां सारे सब्जेक्ट के टॉपिक के क्वेश्चन जो है एक ही पन्ने पे आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो आप जाइए, उस पन्ने को खोल के देखिए, क्या वास्तव में ये बंदा जो पढ़ा रहा है वो सही है, या जो हम पढ़ रहे हैं, या जो हम पढ़ रहे हैं ये सही है। तो ये क्या है? लॉजिक। ये लॉजिक है। मैंने एक एग्जांपल बताया, लॉजिक का बहुत बड़ा यूज होगा। तो लॉजिक का मतलब क्या है? आपको स्मार्ट वर्क लॉजिकली करना है, ठीक है। आउटपुट इनपुट रेशियो, अब ये बहुत बड़ा है। आउटपुट इनपुट रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये आपके 20 डेज में गेम चेंजर हो सकता है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, 20 डेज में ये गेम चेंजर हो सकता है। कैसे? आपके पास लिमिटेड टाइम है 20 डेज में, और आपको करना बहुत कुछ है, ठीक, बहुत कुछ करना है। आप पढ़ 8 to 9 आवर्स ही रहे हो। अब इस 8 and 9 आवर्स में आप कितना पढ़ लो कि आपको 50+ जीएस में आ जाए, 80+ इंग्लिश में आ जाए, मैथ भी क्लियर हो जाए, और पूरी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आप कितना पढ़ लो, कितना री रिवाइज कर लो कि ये सारी चीजें हो जाएं। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आउटपुट इनपुट रेशियो को अपना के चलोगे। मतलब अब वो चीजों पढ़ो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही इनपुट दीजिए। मतलब इनपुट का मतलब होता है उतना ही हमें वो चीजें पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना, जिनसे हमें आउटपुट मतलब मार्क्स ज्यादा मिल जाएं। भाई लास्ट टाइम पे आपको यही करना है ना, तो इस आउटपुट इनपुट रेशियो को अपनाइएगा अपनी स्ट्रेटजी में, ठीक है। तभी स्मार्ट वर्क होगा, और जो भी करिए लॉजिकली करिए। और एक चीज और, हार्ड पॉइंट पे और ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है? आपको लिस्ट आउट करना है अपनी वीकनेसेस पे। स्मार्ट वर्क एक ये भी है। अभी भी आपके पास 20 डेज बचे हैं। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और 1 घंटा बैठिए। ये 1 आवर इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं? बहुत इफेक्टिव होगा। आप जाइए, लिस्ट बनाइए अपने वीकनेसेस की, कि ये वीक एरिया है, ये वीक एरिया है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या आपके वीक एरिया है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक वीक है, सबका एक लिस्ट बनाइए। और अभी भी 20 दिन है, उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग एरिया से तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, और इस वजह से आप 30 और 20 के आसपास मार्क्स या 40 के आसपास बना लोगे। लेकिन जो वीक एरिया में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, इसको स्ट्रॉन्ग करने पर ही आपकी जो +50 या +80 मार्क्स जो होते हैं ना, ये तभी अचीव होंगे। तो आपको अपने वीक एरिया को पहचानना है और उसमें काम करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज कारगर साबित होगी। आपको अभी जाना है और इसको शॉर्टलिस्ट करना है कि क्या आपकी वीकनेसेस है, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, और उन पे काम करना है। उन्हीं पे आज से काम करना शुरू कर देना है। हमें अपनी कमजोरियों पे ज्यादा काम करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरिया तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ना। चौथा क्या है, तीसरा क्या है? डिसिप्लिन। ये जितनी भी चीजें कह रहा हूं, यहाँ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। एक आर्मी ऑफिसर भी डिसिप्लिन ही रखता है, तभी उसका आउटपुट बहुत प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन रखिए, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, डेडिकेशन रखिए, ठीक है, डेडिकेट रहिए पढ़ाई की तरफ। परसिवरेंस, वही चीज आया कि गिव अप मत सोचिए, परसिवरेंस रखिए, दृढ़ता रखिए। तो ये वैल्यू अपनानी चाहिए आपको। इस वैल्यू को अपनाने पर आपको एक राइट डायरेक्शन में आप काम करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है। लास्ट 20 डेज में आप टेस्ट पे ज्यादा रिलाई ना करके आप पीवाईक्यू पे रिलाई कीजिए।
ये पीवाईक्यू आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कैसे? आपको इन पीवाईक्यू को डिकोड करना है हर एक सब्जेक्ट का। जैसे हमने अभी ज्योग्राफी की करी है, और ज्योग्राफी में हमने क्या किया, 10 मोस्ट रिपीटेड थीम की एक वीडियो बनाई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारे चैनल में जाएं और वो वीडियो उनको मिल जाएगी, उसको जाके देखें। 10 मोस्ट रिपीटेड थीम की वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने सारे लिस्ट आउट किए 10 इंपॉर्टेंट थीम्स को, और अभी रिसेंटली उनमें से एक या दो टॉपिक पे वीडियो आ भी चुकी है जो इंपॉर्टेंस बताता है। आपको ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो ये डिकोड करने पर ही होगा पीवाईक्यू के। तो ये समय है डिकोड करना पीवाईक्यू के थीम्स को, और उन्हीं एरिया पे क्वेश्चन पे काम करना। ठीक है, उसी से आपका पता चलेगा कि वीक एरिया क्या है, यहाँ और काम करना था, ये छूट गया है। और आपको ये भी इंश्योर करना है, ये इंश्योर भी करेगा आपका कि आउटपुट इनपुट रेशियो अच्छा हो। जिस आउटपुट इनपुट रेशियो हमने यहाँ पढ़ा था वो यही पीवाईक्यू से ही होगा। ठीक है, बाकी अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, बेनिफिट यही होगा कि आप जो मोस्ट रिपीटेड थीम है आप वो कवर कर लोगे। ठीक, जैसा मैंने अभी बताया कि मोस्ट रिपीटेड थीम जो है आप वो कवर कर लोगे, तो जो रिपीटेड थीम वो कवर हो जाएंगे। एग्जाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा। होता क्या है कि एक एग्जाम का पैटर्न चल रहा होता है, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, सीएससी का एक पैटर्न है, सीएपीएफ का एक पैटर्न है, और एग्जामिनर उसी पैटर्न पे ही पेपर बनाता है। बहुत से बच्चों को अभी पैटर्न नहीं पता है। आप जब पेपर लेके बैठोगे ना, ये 20 डेज में आपको पेपर ही लेके बैठना है, टेस्ट नहीं। टेस्ट की टोन और लैंग्वेज अलग होती है, और ऑफिशियल पेपर की लैंग्वेज और टोन अलग होती है। आपको पीवाईक्यूज को ही लेके बैठना है, उससे एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, रिपीटेड थीम पता चलेंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलेगा। एग्जामिनर अगर किस तरीके से ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है, आप पीवाईक्यू को लेके बैठोगे। हमारी जल्द ही लास्ट के डेज पे इसकी सेपरेट वीडियो आएगी, इसमें हम बताएंगे कि कैसे एग्जामिनर ट्रैप करता है, मतलब इस पूरे एसे को हम डिकोड करेंगे। जैसे ही स्टैटिक हमारा रिवाइज खत्म होता है, मोस्टली 5 से 6 अक्टूबर सितंबर से ये वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें फायदा करेंगे डिकोड करने पर। अब पीवाईक्यू करने का एक और चीज होती है कि आपको क्या करना है कि अपनी नॉलेज को अप्लाई इन्हीं पीवाईक्यू पे करना है। ठीक है, पीवाईक्यू मॉक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक, एक चीज आपको और करना है इन लास्ट के दिनों में, आप चाहे अल्टरनेटिव डे में करें और चाहे डेली करें, आपको एक चीज करना है, 1 डे 1 पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को लेके बैठना है, पूरे पेपर को, ये पूरे पेपर को लेके बैठना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। डजेंट मैटर आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेके बैठिए। जब वो, और उसको टाइम, रियल टाइम में करिए। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है आपका, उसे 3 घंटे में खत्म करके किनारे करिए, और ओएमआर लेके बैठिए, उसको ओएमआर फिल करिए। ये रियल टाइम फीलिंग पता है आपको, जब आप ये लगातार करते रहोगे 20 डेज तक ना, लास्ट तक, चाहे अल्टरनेटिव भी करो चाहे जैसे करिए आप, तो ये आपको रियल एग्जाम की फीलिंग देगी। ये एग्जॉस्टिव प्रोसेस से आपको छुटकारा दिला देगा। ठीक है, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, और बहुत बेनिफिट होगा इससे बहुत बेनिफिट होगा। इस चीज को करिए, और फिर उसको करने के बाद उन क्वेश्चंस को देखिए जो क्वेश्चन को आपने गलत किया है। तो इस तरीके से रिवीजन की स्ट्रेटजी पीवाईक्यू बेस पे करनी चाहिए। ठीक है, ये वही है, हैबिचुअल बना देगा आपको। ऑफिशियल पेपर की टोन आपको पता चल जाएगी। पीवाईक्यूज की टोन और जो मॉक की होती है, उन दोनों की टोन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है ना, एग्जामिनर जो रियल एग्जामिनर बना रहा होता है उसकी बात ही अलग होती है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट बनाते हैं वो बात अलग होती है। उन्हें लास्ट टाइम पे प्रेफर नहीं करना चाहिए, लास्ट टाइम पे हमें पीवाईक्यू पे ही रिलाई करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं लास्ट 20 डेज ही हैं। ठीक, अब आप एक एक पन्ने को खोल के पढ़ने तो जाओगे नहीं, पेज को। ठीक है, एक एक पेज को पढ़ने तो जाओगे नहीं खोल खोल के ना, उतना समय बचा है। आपको हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग और एक्टिव रिकॉलिंग यहाँ बहुत मदद करने वाली है। हमारे इस पे सेशंस भी आने वाले थे, आप डिमांड करेंगे तो ये सेशंस लेकर आएंगे। इसमें होता क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में कि हम एक टॉपिक लेंगे, ठीक, उस टॉपिक पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और हम फिर बुक को खोल के देखेंगे कि हमें कितने रिकॉल हो चुके हैं। हमें जितने रिकॉल हो गए हम उस पर टिक मार देंगे, और जो हमें रिकॉल नहीं आया है उस पर हम स्पेशल ध्यान देंगे, उन्हें दोबारा रिकॉल करेंगे। ये एक्टिव रिकॉलिंग होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया, आपको पीवाईक्यू में ही अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। मतलब आपने जो बुक पढ़ रखी है अब उसको रिवर्स यूज करना है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। कहां पर? पीवाईक्यूज में उसको अप्लाई करना है, या फिर चाहे तो आप मॉक्स में भी अप्लाई करिए। यही रिवर्स इंजीनियरिंग है। और एक्टिव रिकॉलिंग क्या है कि आप पॉइंट्स को याद करिए, कितने पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, जितने याद आ रहे हैं वेल, जो नहीं आ रहे हैं समझ लीजिए
वो आपको दिमाग से छूटा हुआ है और वो रियल एग्जाम के प्रेशर में तो आपको बिल्कुल ही नहीं याद आने वाला है। अभी से उनको दिमाग में बैठा लें और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ जरूर करिए इसको, एक्टिव रिकॉलिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग सेग्रीगेट करके, ठीक है। ये इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी है। रेडी, अपने शॉर्ट नोट्स को रेडी कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट में ये क्विक रिवीजन के लिए देंगे, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सभी चीजों के बनाइए, शॉर्ट नोट्स उनके बनते हैं और ये लास्ट टाइम पे बनते हैं और लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए ही बनते हैं। और 20 डेज अब बच चुके हैं तो अब आपके शॉर्ट नोट्स बनना शुरू हो जाने चाहिए। इसमें करना क्या है, आपको आपको जो जो टॉपिक, यहाँ एक्टिव रिकॉलिंग करिए और रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, ठीक। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से टॉपिक है या कौन सा इशू है जो आपको याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। आप क्या करोगे, आप उसके नोट्स बना लोगे। सभी का नोट्स बनाने जाओगे तो आप एक खुद की बुक बना लोगे या बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको उतना टाइम नहीं देना है, आपको क्विकली नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स पॉइंटर में, और उन्हीं चीजों का बनाना है जो आपको याद नहीं हो रहा है कई बार करने के बाद भी। तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स उसी के बनेंगे लास्ट टाइम पे, ताकि लास्ट टाइम पे तो आप उसी प्रेफर याद करना करोगे ना जो आपको याद नहीं होता है, ना कि उसे जो आपको हमेशा याद ही रहता है, तुरंत दिमाग में आ जाता है, ठीक है। ये 4 बातें। पांचवा, ये हमारी तरफ से एक फॉर्मेट है टाइम टेबल का, आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 20 डेज का जो फॉर्मेट है वो यही होना चाहिए टाइम टेबल का आज के समय में। आपका डे जो क्या है कि दिन का जो आपका स्टार्ट है वो होना चाहिए जीके या जीएस से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग हम लोगों का बहुत फ्रेश माइंड होता है और उस समय हम बहुत कुछ रिकॉल कर सकते हैं। और जीएस का पार्ट ऐसा है जिसे रिकॉलिंग और रिवीजन के लिए माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसको मॉर्निंग के शिफ्ट में रखिए, डिवाइड कीजिए जीएस के सब्जेक्ट को इनटू 2 डेज में, ठीक है। जीएस के सब्जेक्ट और टॉपिक्स को आप डिवाइड कर लीजिए 20 डेज में कि कैसे कैसे कितने सब्जेक्ट को कितना डेज देना है और कितने टॉपिक को कितना समय, कितने आवर्स देना है। यही इफेक्टिव आवर्स है, यही आउटपुट इनपुट रेशियो है, आपको ये तय करना है, ठीक है। यही चीजें आपको देखनी है, ठीक है। इक्वली डिवाइड कर लीजिए, ठीक। और ये आपको 6 से 10 बजे के बीच के आपका हो सकता है, तो ये 4 आवर्स आपको हो जाएगा। इसी में आपको करंट अफेयर भी निपटा देना है, ठीक। 11 से फिर 2 PM तक आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है। इसके बाद इंग्लिश पढ़ना है, बीच में आपको 1 आवर का रेस्ट लेना है, ठीक। उसके बाद तुरंत आपको 3 आवर्स तक कंटिन्यूस स्टडी करनी है, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक 7 आवर्स हो चुके हैं आपके रेट। सुबह जब से उठे आप तब तक 2 बजे तक आपके 7 आवर्स की स्टडी हो चुकी है। इंग्लिश इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है जो आप इस फेज में ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आफ्टर हैविंग लंच एंड रेस्ट, 2 बजे के बाद रेस्ट के बाद आप 4 बजे से दोबारा शुरू कीजिए और 8:30-9 बजे तक कीजिए, जितना आप खींच पाए। और इस फेज में आप मैथ ही रखिए, मैथ की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चीजें करिए, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, और अलग काम जो है वो भी करिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपको तो उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कीजिए मॉर्निंग में, दिन की शुरुआत उसी से कीजिए, ठीक है। और एक चीज, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि हेल्थ ही अच्छी होगी तभी आप पेपर दे पाएंगे। जब लास्ट का दिन होगा तो हमारा एक सेशन भी आएगा, वो आपको बताएगा कि कैसे एग्जाम में पेपर में दिखना है, कैसे इमोशनल सपोर्ट भी देगा आपको, मेंटल सपोर्ट भी देगा। एग्जाम की जो एंजाइटी है डे 1 से पहले आती है वो हम सब देखेंगे, ठीक है। बाकी टाइम मैनेजमेंट और इस पे हमारी सेपरेट वीडियो भी आएगी, तो वो वीडियो जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। उसमें हम बताएंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है और स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की। उसकी वीडियो एग्जाम से 1 वीक पहले ही आ जाएगी, तो आपको उस वीडियो को देखना है और फिर वो वीडियो से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। और बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों को करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब दोनों करेंगे चैनल को, ताकि ऐसी इंसाइटफुल चीजें आपको पता चलती रहें, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो एक्चुअली में इन सब चीजों से झेल रहे हैं और जो जिनकी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन नहीं है। जय हिंद। कोई और क्वेरीज हो, किसी और चीज को की जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।